हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस प्रकाश क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो क्लास 9 का है फिजिक्स के लिए, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो ज़्यादा टाइम को व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये रह जाता है कि भाई फोर्स क्या होता है। अगर हम फोर्स समझ लेंगे तभी जाकर हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में समझ पाएंगे, है ना। तो पहले हमें फोर्स के बारे में जानना होगा। पहले हम फोर्स देखेंगे और उसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन को डिफाइन करेंगे। एक और बात, अगर इससे पहले एक और चैप्टर का वीडियो बनाया गया था मोशन के बारे में, मोशन एंड इट्स इक्वेशन के बारे में। अगर आप वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो पहले हमारे प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से पहले आप वो वीडियो देख लो। उसके बाद ही अगर आप इस चैप्टर के बारे में पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बात कि भाई व्हाट डू यू मीन बाई फोर्स, फोर्स क्या होता है। तो बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि फोर्स होता है पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। सिंपल से एकदम बिल्कुल सिंपल से भाषा में अगर बोला जाए तो बोला जाता है कि पुश और पुल यही फोर्स है, यानी खींचना या ढकेलना ही फोर्स है। अब इमेजिन करके देखो, आप कहीं भी कुछ भी फोर्स अप्लाई करते हो तो या तो आप खींचते हो या तो ढकेलते हो। डेट मीन्स या तो अपने अपने तरफ से दूर ढकेलते हो या अपनी तरफ खींचते हो। बस यही दो होता है और कुछ नहीं होता है ना। पुश यानी ढकेलना, जैसे ये बंदा देखो इस बॉक्स को क्या कर रहा है, ये ढकेल रहा है। ये फिर ये बंदा क्या कर रहा है, इस बॉक्स को खींच रहा है। बस यही फोर्स होता है। चाहे दुनिया में किसी तरह का कोई भी फोर्स रहे, उसमें वही रहेगा, या तो पुश रहेगा या तो पुल रहेगा। इन दोनों में से कोई ही रहेगा, कोई एक ही रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि इस चीज़ को अलग अलग तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। I mean, और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप अच्छे से गौर करोगे तो पुश एंड पुल ही रहेगा। जैसे फोर्स आर यूज्ड इन आवर एवरीडे, है ना, एक्शंस लाइक पुशिंग, पुलिंग। लेकिन इसके अलावा जो भी है वो भी पुश एंड पुल ही है। जैसे लिफ्टिंग, अगर आप किसी चीज़ को उठा रहे हो, जैसे ये वेट लिफ्टर हमारा, अब ये क्या कर रहा है, तो ये बहुत भारी भरकम चीज़ को ये उठा रहा है। तो उठा रहा है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जब अपने चेस्ट तक लाएगा तो ये पुल करेगा, यानी खींचेगा, ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट खींचेगा। और उसके बाद क्या करेगा, वो पुश करेगा, है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पुश और पुल ही है। लिफ्ट है, ये भी पुश एंड पुल है। स्ट्रेच यानी खींचना, किसी चीज़ को स्ट्रेच कर रहे हो तो वो भी क्या है, पुल ही है। ट्विस्ट, किसी चीज़ को आप ट्विस्ट करते हो, मरोड़ते हो, उसमें क्या होता है, एक हाथ से आप पुश करते हो तो दूसरे हाथ से पुल करते हो। प्रेशर है ना, किसी चीज़ को आप दबाते हो, उसमें भी क्या होता है, एक तरह से पुश ही होता है। तो ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं कि फोर्स और कुछ नहीं होता है, पुश और पुल ही होता है। इसलिए नॉर्मली वे में हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, यानी खींचना या ढकेलना ही बल कहलाता है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि बहुत ही थोड़ा बचकाना टाइप लगता है। ये डिफिनीसन बोलने में भी शर्म आता है कि अरे यार 7th 8th 9th 10th मतलब हर केस में, सॉरी, बच्चे से ही हम क्या देखते आ रहे हैं कि पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। तो ये थोड़ा उतना अच्छा लगता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक प्रॉपर डिफिनीसन बनाएंगे, है ना। एक अच्छा डिफिनीसन तो हम लोग बाद में जाकर देखेंगे ही, लेकिन अभी हम क्या देखेंगे, एक खुद से डिफाइन हम डिफिनीसन बनाएंगे। और वो डिफिनीसन कैसे बनाएंगे, तो पहले उससे हमें जानना पड़ेगा इफेक्ट ऑफ फोर्स, और इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, डिफिनीसन बनाएंगे, डिफाइन करेंगे, फोर्स को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला बात भाई, फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है, तो हम एक एक करके देखेंगे। तो फोर्स का क्या क्या इफेक्ट है, तो सबसे पहला बात, एक बात ध्यान में रखिएगा, फोर्स को तो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ उसके इफेक्ट को तो देख सकते हैं, इसलिए हम इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है कि फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। जैसे सपोज डेट यहाँ पे कोई एक बॉल है, अब यहाँ पे क्या करता है, कोई एक गोलकी है। गोलकी आप समझते हो ना, अब भाई अब ये तो लोकल लैंग्वेज में बोल दे, ऐसे आप गोलकीपर बोल सकते हो। फुटबॉल कोई खेलने वाला गोलकीपर है। अब इसको क्या किया, ये किक किया। तो किक किया तो पहले ये क्या था, रेस्ट में था। अब रेस्ट से ये जो फुटबॉल है, ये बॉल है, ये क्या हो गया, मोशन में हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी फोर्स क्या कर सकता है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में ला सकता है। यानी कि अगर कोई बड़ी रेस्ट में है तो उस पर फोर्स अप्लाई करके मोशन में किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, सपोज ये फुटबॉल शुरू शुरू में यहाँ पे रेस्ट में था, अब ये बंदा आया और किक किया, तो रेस्ट में था, अब रेस्ट से किस चीज़ में चला गया, मोशन में चला गया। तो पहला इफेक्ट हमारा यही है, बहुत ही सिंपल सी बात है। सेकेंड क्या बोला, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई फोर्स अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे
हम यहाँ पे क्या करें हैं, जस्ट एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज डैट यही गोलकीपर है और पहले से क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले से ये फुटबॉल यहाँ पे था। अब ये क्या किया, सपोज डैट इसको अगर रोकना रहेगा तो अपने हाथ या पैर से क्या करेगा, ये रुकेगा। तो रुकेगा तो क्या होगा, पहले ये मोशन में था, अब क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। यानी सेकेंड हमारा इफेक्ट क्या बढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या हो सकता है, फोर्स अप्लाई करके हम उसे रोक सकते हैं। जैसे क्रिकेट में हम बॉल को कैच करते हैं ना, तो क्या होता है, बॉल मोशन में रहता है, उसको हम कैच किए तो रेस्ट में आ गया, तो कैसे हुआ, हम फोर्स अप्लाई किए। उसी तरह से अगर कोई बॉल ऐसे ही पड़ा हुआ उसको हम हाथ से उठाए और फेंक दिए तो क्या हुआ, रेस्ट में था पहले, अब क्या हुआ, पहले ये क्या था, रेस्ट में था, हाथ में उठाए फेंक दिए, क्या हो गया, मोशन में हो गया। तो यही तो हो गया। तो पहला दोनों इफेक्ट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है। तो पहला इफेक्ट ये है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो सॉरी रेस्ट में है तो उसे हम मोशन में ला सकते हैं, या कोई अगर बॉडी मोशन में है तो हम उसे रेस्ट में भी ला सकते हैं। तीसरा इफेक्ट पे अगर हम ध्यान दें तो क्या है, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी फोर्स अप्लाई करके, मतलब कोई भी बंदा फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है तो उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। स्पीड को चेंज कर सकता है डेट मीन्स व्हाट, या तो स्पीड को बढ़ा देगा या तो घटा देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इमेजिन करो कि आपका कोई फ्रेंड है, वो ना साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चला रहा है, आप वहाँ से आप मतलब कि आए और सपोज डैट ये जो साइकिल चला रहा था ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप आए और पीछे से इस साइकिल को उसी डायरेक्शन में ढकेल दिए तो क्या होगा, पहले के मुकाबले इसका स्पीड बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है ना। अगर बाई द वे अगर ये जा रहा है इधर की ओर और आप इसे उल्टा अपनी तरफ खींचने लगो तो क्या होगा, पहले के मुकाबले स्पीड घट जाएगा। यानी कि फोर्स अप्लाई करके आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, है ना। यानी कि अगर बाय द वे जिस डायरेक्शन में वो मोशन में है, अगर उसी डायरेक्शन में आप फोर्स भी अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ जाएगा, और नहीं तो अगर जिस डायरेक्शन में मोशन में है और उसके अपोजिट डायरेक्शन अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो जाहिर सी बात है स्पीड घट जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, तो फोर्थ हमारा जो इफेक्ट है वो बोल के रहा है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई करके हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे अब आप देखो एग्जाम्पल के तौर पे, अब टेनिस प्लेयर है, अब यहाँ पे बॉल है, अब ये बॉल जा रहा था इधर की ओर, है ना, तो क्या होगा, अब ये टेनिस से फोर्स अप्लाई करके इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, जा रहा था इधर की ओर कर दिया इधर की ओर, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। तो क्या हुआ, फोर्स अप्लाई करके हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे क्रिकेटर भी करता है, बॉल आ रहा है ना, अब बॉल तो उसकी तो आ रहा है, अब उसके ऊपर है फोर्स अप्लाई करके वो स्ट्रेट में चौका या छक्का मार सकता है ना, ऑफ में कर सकता है, ऑन में मार सकता है, तो इसके ऊपर है। तो कहने का मतलब ये है कि फोर्स अप्लाई करके किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। ये फोर्स का फोर्थ इफेक्ट हुआ। और लास्ट इफेक्ट हम क्या देखने जा रहे हैं, लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्या है ये कि अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज, यहाँ पे देखिएगा साइज भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऑफ अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो आप, उस पर आप फोर्स अप्लाई करके उसके शेप या साइज में चेंजिंग ला सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो आप, एक ये स्प्रिंग है, अब ये बंदा क्या किया, ये स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करके क्या किया, ये इसके शेप एंड साइज को बढ़ा दिया, है ना, शेप से तो चेंज हो ही गया और साइज को भी बढ़ा दिया। तो ये क्या हुआ, फोर्स अप्लाई करके ही तो किया। तो कहने का मतलब ये है कि फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज एक ये आटा का एक छोटा सा लोइया है, आप फोर्स अप्लाई करके क्या आप क्या कर सकते हो, ये पहले स्फीयर के आकार में था, सपोज दैट ये पहले स्फीयर के आकार में था, आप इसे क्यूब के आकार में कर सकते हो, क्यूबॉइड के आकार में कर सकते हो, या फिर इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिलिंड्रिकल शेप दे सकते हो, आप कोनिकल शेप दे सकते हो। तो ये आपके ऊपर है आप कैसा शेप देना चाहते हो, लेकिन हाँ इन सब के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना ही होगा, बिना फोर्स अप्लाई किए हुए कुछ नहीं होगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब इफेक्ट तो हम देख लिए, तो अब हम वो जो डिफिनीशन था पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, तो एक नया डिफिनीशन तैयार कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो फोर्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि अ फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस, फोर्स क्या है, एक तरह का इन्फ्लुएंस है, विच टेंड्स यानी या तो ट्राई करेगा या तो कर देगा वो काम, दोनों में से कोई एक करेगा,
टू सेट अ स्टेशनरी बॉडी इन अ मोशन, क्या कर सकता है, तो किसी भी बॉडी को, ये फर्स्ट वाला इफेक्ट है कि अब फोर्स कैन चेंज, है ना, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि पहला वाला इफेक्ट यहाँ पे लिख दिया गया कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी से मूवमेंट में ला सकता है, या मूवमेंट से रेस्ट में ला सकता है, या फिर क्या कर सकता है, तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड एंड डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या फिर उसके शेप एंड साइज में भी चेंजिंग ला सकता है। अगर, है ना, तो कहने का मतलब यह कि फोर्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम समझने में नहीं होगी, है ना। अब अगर कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब कम से कम इस झमेले से तो बच जाएंगे ना, ये पुश और पुल वाला जो बच्चा वाला डिफिनीशन था उससे अभी के लिए कम से कम बाहर आ गए। हाँ, ये अलग बात है, बाद में हम लोग अच्छे से और अच्छे से फोर्स को डिफाइन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो फोर्स होता है वो दो टाइप होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड फोर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स। तो भाई बैलेंस फोर्स ये होता है कि बहुत सारा सपोज दैट किसी चीज़ पे फोर्स लग रहा है, सॉरी बहुत सारा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, और एक लगे या एक से ज़्यादा लगे, इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर सब का रिजल्ट, अब एक को हमें नहीं ले के चलना, या ले भी सकते हो, तो कहने का मतलब कि अगर सब का रिजल्ट अगर जीरो हो, यानी फोर्स बहुत सारा अप्लाई हो रहा है लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला, रिजल्ट क्या हो रहा है भाई, जीरो हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो बैलेंस फोर्स है। अगर रिजल्ट जीरो निकल गया तो क्या होगा, बैलेंस फोर्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अब कोई लड़का है, अब लड़का क्या कर रहा है कि इस बॉक्स को ढकेल रहा है, अब इस बॉक्स को इधर की ओर ढकेल रहा है और इससे कुछ हो ही नहीं रहा, ये ढकला ही नहीं रहा है ना, कोई इसके जरा सा भी इसके स्थान में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, भाई बैलेंस फोर्स है, क्योंकि रिजल्ट जीरो निकल रहा है ना। अब मान के चलो कि ये एक तरह का बॉक्स है, अब कि कोई आदमी इसको इधर की ओर ढकेल रहा है, कुछ इधर की ओर ढकेल मतलब खींच रहा है, कुछ इधर की ओर फोर्स अप्लाई कर रहा है, कुछ इधर की ओर फोर्स अप्लाई किया, और रिजल्ट में क्या निकला कि भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस पर, तो क्या होगा, वो बैलेंस्ड फोर्स है ना। यानी रिजल्ट अगर जीरो हो गया तो बैलेंस्ड फोर्स है। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे अब एक लड़का सुबह सुबह उठा, स्टेशन पे गया, है ना, वहाँ पे इंजन लगा हुआ था, पहले से क्या था, वो ट्रेन का इंजन लगा हुआ था, अब जाकर वहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्या फायदा भाई, है ना, बैलेंस फोर्स है, क्यों, क्योंकि रिजल्ट जीरो है, इंजन तो ढकलाया ही नहीं, है ना। अपने दोस्तों को साथ भी लेके आया, 10 20 50 लड़कों को ले गया और इंजन को मारा, ढकेल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्या होगा, वो बैलेंस्ड फोर्स है, क्यों, क्योंकि रिजल्ट हमारा जीरो आ रहा है। अगर रिजल्ट जीरो है तो हम बोलेंगे हाँ भाई वो बैलेंस्ड फोर्स है। जैसे कि और भी हम एग्जाम्पल, मान लो कि ट्रेन खुल गई, है ना, अब ट्रेन खुल गई, अब उसको आप खींच के सोचोगे कि नहीं स्टेशन पे ही लगा के रखें या खींचते हुए स्पीड हम कम कर दें, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ट्रेन को जैसे जाना रहेगा वैसे ही जाएगा, तो रिजल्ट क्या निकला, जीरो। यानी जो आप फोर्स अप्लाई किए वो क्या रहेगा, कैसा फोर्स है, वो बैलेंस्ड फोर्स है। रिजल्ट अगर जीरो, जैसे आप पढ़ाई ही कर रहे हो, खूब पढ़ाई करो 9th क्लास में रगड़ के पढ़ाई कर रहे हो, है ना, और रिजल्ट में क्या आ गया, रिजल्ट में कुछ नहीं आया, जीरो, तो वो कैसा पढ़ाई क्या कहलाएगा, वो स्टडी कैसा कहलाएगा, बैलेंस स्टडी। खैर ये तो बात की बात है, बस ऐसे ही बात बनाने के लिए हम बोल दिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फोर्स का रिजल्ट जीरो है, कोई रिजल्ट नहीं निकले, तो हम बोलेंगे कैसा वो फोर्स है भाई, वो बैलेंस्ड फोर्स है ना। अगर बाय द फोर्स का कुछ रिजल्ट निकले तो हम क्या बोलेंगे, वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम देखते हैं अब ये एक गेम होता है टग ऑफ वार। टग ऑफ वार में क्या होता है, तो मतलब इस रस्सी के एक सिरे पे कुछ लोग रहेंगे, दूसरे सिरे पे कुछ लोग रहेंगे और खींचेंगे। सपोज डैट अब रस्सी ना तो इधर की ओर जा रही है ना, और ना ही इधर की ओर आ रही है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स है। लेकिन अगर कोई एक हिस्सा कि है ना, एक टीम का प्लेयर क्या करेगा, खींच लिया अपने तरफ, तो हम बोलेंगे कैसा फोर्स है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। सिंपल वे बात है ना। अब यहाँ पे एक बॉक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है ना, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स ऑफ आवर पुश, कोई आदमी आया और इसको क्या कर रहा है, ढकेल रहा है, तो फोर्स इसको जब ढकेलेगा तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लगेगा, उसको रोकना तो चाहेगा ना। तो हम क्या देख रहे हैं, सपोज दैट इस बॉक्स, ये जो बॉक्स है ये 10 न्यूटन तक फ्रिक्शनल फोर्स बियर कर सकता है, 10 न्यूटन तक ये बर्दाश्त फोर्स कर सकता है। अब कोई आया यहाँ पे लगाया 1 न्यूटन, तो जैसे ही 1 न्यूटन लगाएगा तो ये भी 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, तो बैलेंस फोर्स है। अगर ये 2 न्यूटन लगाया तो ये भी फ्रिक्शनल फोर्स भी 2 न्यूटन लगा देगा, तो एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो बैलेंस फोर्स है, क्योंकि रिजल्ट इज जीरो।
है ना। अगर सपोज दैट ये 8 न्यूटन लगाया तो ये भी 8 न्यूटन लगाया, बैलेंस्ड फोर्स है। यहाँ तक कि अगर ये 10 लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया तो बैलेंस फोर्स है। लेकिन जैसे ही 11 लगाएगा, 11 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ और इधर से क्या होगा 10 न्यूटन अप्लाई होगा, तो रिजल्ट में क्या होगा, ओवरऑल 1 न्यूटन फोर्स इधर की ओर लगेगा और बॉक्स क्या हो जाएगा, ये हिल जाएगा। कहने का मतलब बॉक्स ढकला जाएगा। तो उस केस में रिजल्ट तो अब जीरो नहीं रहा, क्यों, क्योंकि बॉक्स मोशन में आ गया। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, हाँ भाई अब ये बैलेंस्ड फोर्स नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। अब आप बोलोगे वेट, बैलेंस फोर्स को जब कोई मतलब ही नहीं है तो हम पढ़ क्यों रहे, यानी बैलेंस फोर्स तो बिना मतलब का हो गया, कोई रिजल्ट ही जब नहीं दे रहा है तो क्या फायदा, यानी कि बैलेंस फोर्स तो किसी काम का नहीं है, बिल्कुल ना कर रहा है। तो इसका जवाब है नहीं, बैलेंस फोर्स भी कुछ कर सकता है। अब क्या कर सकता है, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को शेप और साइज में चेंजिंग लाते हैं तो एक्चुअली वो अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं रहता है, वो बैलेंस्ड फोर्स रहता है ना। जैसे आप दो हाथों के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को दबा रहे हो तो जाहिर सी बात है कुछ फोर्स इधर से लगेगा, कुछ फोर्स इधर की ओर लगेगा, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। लेकिन हाँ, रिजल्ट कुछ तो नहीं मिलेगा। रिजल्ट में क्या मिलेगा भाई, ये हो रहा है हमारा क्या, तो इसके शेप में चेंजिंग आ जा रहा है, साइज में चेंजिंग आ जा रहा है। तो उस केस में बोले कि नहीं भाई ये अनबैलेंस नहीं, बैलेंस फोर्स ही है। यानी कि बैलेंस फोर्स मेरे दोस्तों हमेशा नकारा नहीं होता है ना। भले ही ये मोशन को रेस्ट मोशन में डायरेक्शन में वगैरह वगैरह चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन एक काम ये कर सकता है। वो क्या कर सकता है बेचारा, एक ही काम कर सकता है, क्या करेगा, तो शेप और साइज में चेंजिंग ला सकता है ना। तो शेप और साइज में चेंजिंग लाने वाला फोर्स है बैलेंस फोर्स होता है, ना कि अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। ओके, डेट्स क्लियर। तो अनबैलेंस फोर्स क्या हुआ, तो जाहिर सी बात है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताए हैं कि अगर फोर्स अप्लाई है, वो बहुत सारा फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर रिजल्ट जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकला, वो अनबैलेंस फोर्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब ये कार है ना, अब ये टॉय कार है, अब इसको एक बच्चा क्या किया, ऐसे करके ढकेला, तो ढकेला, तो अगर ये ढकला गया तो बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स है, नहीं ढकला है उस बच्चे से तो बैलेंस्ड फोर्स है ना। अब ये टग ऑफ वार यहाँ पे गेम हो रहा है ना। अब हम क्या देख रहे हैं, ये लोग खींच लिया या ये लोग खींच लिया, तो कोई भी एक टीम अगर खींच लिया तो हम बोलेंगे क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। अब ये साइकिल चला रहा है, सपोज दैट बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, तो उस केस में अगर कितना भी बेचारा पैंडल मारा लेकिन साइकिल आगे नहीं बढ़ रहा था, तो ये क्या कहलाएगा, बैलेंस फोर्स कहलाता है, क्योंकि रिजल्ट जीरो था। लेकिन अगर ये साइकिल चला रहा है और साइकिल आगे भी चला जा रहा है तो इस केस में क्या रहेगा, वो अनबैलेंस्ड फोर्स रहेगा, है ना, क्योंकि रिजल्ट जीरो नहीं हो रहा है। सपोज यहाँ पे एक कार है, अब इस कार को क्या किया गया, तो बहुत सारे लड़का आया, 3-4 लड़का आया, एक पहले छोटा बच्चा आया, अब इसको ढकेलने की कोशिश किया, नहीं ढकलाया, तो ये कैसा फोर्स कहलाएगा, बैलेंस फोर्स है। क्यों, क्योंकि रिजल्ट जीरो है कि नहीं। लेकिन अब ये इस बच्चे से नहीं ढकलाया, लेकिन अब वही 3-4 लड़का और आया, हट्टा खट्टा मुस्टंडा टाइप, है ना, आपके भी क्लास में कोई ना कोई मोटा टाइप लड़का होगा ही ना, तो उसी तरह का 10 लड़का आया और आने के बाद इसको क्या किया, ढकेलने का ट्राई किया, अब ये ढकला गया। तो अब ये ढकला गया कहने का मतलब ये थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप में यहाँ पे हम वर्ड यूज करें, आई मीन कि अब ये मोशन में आ गया। तो मोशन में आ गया, जैसे ही मोशन में आ गया तो हम बोले कि क्या ये बैलेंस फोर्स है अनबैलेंस फोर्स है, एब्सोल्युटली इट्स अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि रिजल्ट हमें कुछ ना कुछ मिला, है ना। अब मान के चलो कि अब यहाँ सामने से ट्रक आ रही है और ट्रक को आप क्या करो, आप हाथ से खींच के ढके, मतलब क्या चाहते हो कि इसके स्पीड को हम कम कर दें, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो बैलेंस फोर्स है, क्योंकि रिजल्ट जीरो। अब जो काम किए वो जीरो निकल, उसका रिजल्ट ही जीरो निकल रहा है। लेकिन अगर वही एक क्या हो रहा है कि एक लड़का साइकिल से आगे जा रहा है और आप क्या कर रहे हो, उसे पीछे से खींच रहे हो, तो जाहिर सी बात है इसका स्पीड क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो स्पीड जैसे ही कम हो जाएगा तो क्या होगा, हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्यों, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल रहा है। अगर रिजल्ट नहीं निकलता वो तो बात की बात है, वो बैलेंस फोर्स में चला जाता है। अगर रिजल्ट नहीं निकलता तो, लेकिन रिजल्ट निकल रहा है तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। डेट्स ओके। आई थिंक इतना देर में आपको फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स और क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, इतना तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आप कॉपी और कलम लेकर नहीं बैठे हो तो अभी भी हम बोल दे रहे हैं कि अगर आप कॉपी और कलम लेकर बैठोगे, नोट डाउन करोगे तो और बहुत ज़्यादा फायदा होगा, है ना। ये आपके भलाई के लिए बोल रहा है, अदरवाइज जैसे ही आपकी मर्जी, जैसा आप कंफर्ट जोन में रहो वैसा बेहतर है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं, अब हम लोग क्या बोले थे, पहले ही बोले थे ना, पहली बार में ही बोले थे कि पहले हम देखेंगे फोर्स। जब हम फोर्स देखेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तब अब हम लोग इस लायक हो गए हैं कि लॉज ऑफ मोशन को पढ़ सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं,
अभी तो इसे अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो देखो भाई मेरे, फिजिक्स की दुनिया में सबसे महान साइंटिस्ट में से किसी का नाम होता है तो वो है आइजैक न्यूटन का, है ना। हालांकि एक और साइंटिस्ट का नाम आता है बहुत ज़्यादा, अल्बर्ट आइंस्टाइन का। जब आप लोग सीनियर क्लासेस में जाओगे, है ना, जब फिजिक्स से आप ग्रेजुएट करोगे, इनफैक्ट इंटर में भी थोड़ा बहुत नाम है, तो उस वक्त आप अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम भी सुनोगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप यही जानो कि फिजिक्स की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है आइजैक न्यूटन का। ओके, तो आइजैक न्यूटन साहब ने कितना दिया था, तो 3 नियम दिए थे, फोर्स से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड, आप जो भी बोलना चाहो बोल लो। तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने 3 दिया था, है ना, यानी 3 लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया था। और यकीन मानिए यकीन मानिए दोस्तों, ये ना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे हमें समझना ही पड़ेगा, नहीं समझेंगे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हमें समझना है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, तुरंत हम लोग समझ लेंगे। तो पहला क्या है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला मोशन हम देखेंगे क्या है। तो ये बोलता है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, आप समझने का बस ट्राई करो। क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, है ना। कभी भी ये नहीं रुकेगा, ना ही ये डायरेक्शन चेंज करेगा, स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल चलते चला जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, जरा सा भी ये हिले डुलेगा नहीं। लेकिन कब तक, जब तक कि बाहरी कोई फोर्स इस पे अप्लाई ना हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, तब तक। दैट मीन्स व्हाट, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, है ना, एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन in a straight line with uniform speed unless it is compelled by any external force to change its state or rest of motion of uniform motion, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है स्ट्रेट लाइन में विद यूनिफॉर्म स्पीड तो वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। कब तक, जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तब तक, है ना। अब बोलोगे वे समझ में यार उतना अच्छा से नहीं आया, तो चलो और अच्छे से समझते हैं। जैसे आप अपने अगल बगल देखो, टेबल होगा या और कुछ भी होगा, उस पर बुक्स रखे होंगे। तो सपोज दैट ये बुक्स यहाँ पे रखा हुआ, अब ये रेस्ट में है। अब जाहिर सी बात है, जब तक इस पर आप बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, खुद जाके ढकेलोगे नहीं, उठाओगे नहीं, या धरती ही ना हिलने लगे, यानी जब तक आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में कभी नहीं आ सकता है। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, ये कभी भी मोशन में नहीं आ सकता है। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। यही बात न्यूटन साहब ने बोल दिया, है ना। अब ध्यान देना, दूसरा इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में है विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो वो उसी तरह से वो मेंटेन करके रहेगा, है ना। मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ये रेस्ट में कभी नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक इमेजिन करते हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि एक खिलौना है, एक क्या है हमारा, एक खिलौना है, ठीक है ना। अब इस खिलौने को हम क्या किए, एक बार ढकेल के छोड़ दिए, तो ढकेल के छोड़ दिए तो ये कभी नहीं रुकेगा, ये लगातार निरंतर अनंत टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक चलते चला जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कभी नहीं रुकेगा। अब बोलोगे वेट, ये क्या मतलब बनता है यार, ये तो एक खिलौने को हम ढकेल कर छोड़ देते हैं तो उसके बाद तो कुछ देर में रेस्ट में आ जाता है ना। लेकिन अब ध्यान रखो, हम क्या बोले थे, या न्यूटन साहब, हम नहीं, न्यूटन साहब क्या बोले थे कि देखिए ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, कब तक, जब तक कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तब तक। अब इस खिलौने को आप मूव करा रहे हो, है ना, या खुद ही साइकिल चला रहे हो, तो उस पर बहुत सारा फोर्स अप्लाई होता है। जैसे जमीन के द्वारा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा, है ना, जमीन के द्वारा क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। उसके बाद हवा में एयर है, एयर रेजिस्टेंस इस पे लगेगा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है, तो इस तरह से बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं। यही रीजन है कि ये मोशन में था उसके बाद रेस्ट में आ जा रहा है। लेकिन अगर बाय द वे फ्रिक्शन को हम जीरो कर दें, एयर रेजिस्टेंस को जीरो कर दें, और उसके बाद इसको हम क्या किए, ग्रेविटेशनल फोर्स को जीरो कर दें, उसके बाद इसको हम एक बार ढकेल देंगे तो क्या होगा, लगातार निरंतर चलते चला जाएगा, है ना। अब बोलोगे वेट, ऐसा तो हम कुछ दिखाई नहीं देता है दुनिया में, है ना, अब तो ऐसे ही बोल दे रहे हो। नहीं भाई, इसका लाइव एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते हो सोलर सिस्टम के बारे में, है ना। आप सोलर सिस्टम के बारे में
जानते हो, एब्सोल्युटली जानते हो। तो उसमें क्या होता है कि भाई बीच में हमारा क्या है, सन है, बीच में हमारा सन है और चारों तरफ क्या होता है, प्लेनेट रिवॉल्व करते रहते हैं। तो आखिर ये प्लेनेट क्यों रिवॉल्व करते हैं, तो इसलिए रिवॉल्व करते हैं कि मतलब रिवॉल्व करते रह जाते हैं, रिवॉल्व करते रह जाते हैं क्योंकि कोई भी यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। खैर छोड़ो, ये तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर है क्योंकि डायरेक्शन चेंज करा है, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन आप ये आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में है और ठीक है ना, स्पेस में आप जानते हो हवा ववा कुछ नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अब स्पेस में आप क्या करो कि इसको एक बार किसी पत्थर को लो और लेकर फेंक दो। अब ये बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए निरंतर ये अनंत तक चलते चला जाएगा। हाँ, अगर कोई दूसरा प्लेनेट इसको अपने तरफ खींच ले वो बात की बात है, लेकिन अगर रास्ते में कोई ऐसा कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं मिलता है तो ये लगातार चलते चला जाएगा। आप इस तरह का एग्जाम्पल देख सकते हो, हॉलीवुड मूवीज अगर आप देखते हो तो उसमें मूवी है ग्रेविटी, उसमें कुछ इसी तरह का स्टोरी है। आप अगर आप नहीं मूवी देखो तो जाओ और देखो, आपको और अच्छे से समझ में ये बातें आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करे तब तक। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। अब बोले कि वेट, अब ये क्या है यार, अभी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम समझे, उसके बाद ये इनर्शिया भी आप इसी में इंक्लूड कर दे रहे हो यार, ऐसे कैसे समझ में आएगा। भाई कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट चिल। ओके, आप इनर्शिया को समझो। आप बोलोगे अरे यार ये तो दोनों एक ही बात है, आप खुद बोलोगे, आप खुद दिमाग में ऐसा सोचोगे। इनर्शिया होता क्या है, तो देखिएगा, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी के कारण ये अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, अपने है ना, अपने स्टेट को ये चेंज नहीं करेगा, ये रेसिस्ट करेगा। डेट मीन्स व्हाट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अगर उसका इनर्शिया क्या कहेगा कि भाई तू रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह, तुम्हें मोशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई मीन इसका इनर्शिया बोला कि भाई हम रेस्ट में हैं, हम रेस्ट में ही रहेंगे, हम मोशन में नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर इनर्शिया ये भी बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन बोलेगा कि भाई हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम मोशन में हैं मोशन में ही रहेंगे, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस स्पीड में जा रहे हैं उसी को हम मेंटेन करके रहेंगे, हम भाई चेंज नहीं होने वाले। यानी इनर्शिया क्या क्या कहेगा कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो बोलेगा भाई हम मोशन में ही रहना चाहेंगे, अगर कोई रेस्ट में है तो बोलेगा भाई हम रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, है ना। इसके साथ एक बात को दिमाग में आप इंक्लूड करके हमेशा रखिएगा, बार बार हम नहीं बोलेंगे मोशन डेट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना। इस बात को हम बार बार हम नहीं बोलेंगे क्योंकि भाई बहुत लंबा बोलना पड़ रहा है ना, इसलिए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो बोलेगा उसके इनर्शिया कि भाई हम रेस्ट में ही रहेंगे, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे, है ना। ऐसा प्रॉपर्टी होता है ना, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया बोलेंगे। अब बोले कि वेट, अब इनर्शिया तो भाई पता कैसे चलेगा, कुछ लाइव एग्जाम्पल दिखना चाहिए ना, तो हाँ दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। अब सबसे पहले बात ध्यान देना है कि इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, अगर मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। ओके, अब एग्जाम्पल के तौर पे सपोज दैट आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, आप रास्ते में जा रहे हो। अब रास्ते में दो पत्थर मिला, रास्ते में आप जा रहे हो और रास्ते में क्या मिला, हमें दो पत्थर मिला, एक बड़ा सा पत्थर है, एक छोटा सा पत्थर है ना, और आप यहाँ से रास्ते में जा रहे हो। ओके, अब क्या करे हो, रास्ते में पत्थर मिला, अब आपको मन करे यार किक करके इसको हटा दे, राइट साइड हट कर दे, है ना, रास्ते में पत्थर मिला खेल कूद में ऐसे मार दे। तो देखो दोनों रेस्ट में है, ये पत्थर भी रेस्ट में है और ये पत्थर भी रेस्ट में है, लेकिन अगर आप उसको साइड करना रहेगा या डेट मीन्स इससे अगर आप मोशन में लाना रहेगा तो जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा मशक्कत हो गई, इसे साइड करने में ज़्यादा मशक्कत होगी, इसे रेस्ट से मोशन में ले जाने में ज़्यादा मशक्कत होगी। अब बल्कि और इसमें रेस्ट से मोशन में ले जाने में ज़्यादा मशक्कत नहीं होगी, तुरंत आप पैर से किक मारो साइड हो जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है, मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है, तो एकदम ये बोलेगा नहीं भाई हम रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेंगे, इसका इच्छा शक्ति भाई ज़्यादा रहेगा कि इनर्शिया ज़्यादा है, इसके बेचारे का मास कम है तो इनर्शिया भी कम है, थोड़ा सा किक मारो ये हो जाएगा साइड। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगर एक बॉल है, ठीक है ना, अब एक ड्यूज का बॉल है और एक प्लास्टिक का बॉल है, दोनों को अगर आपको कैच करना है तो जैसी सी बात है ड्यूज वाला बॉल कैच करने में ज़्यादा तकलीफ होगी। क्यों, क्योंकि भाई इसका मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा है,
ये मोशन में है तो बोलेगा भाई ये मोशन में है, मोशन में ही रहना चाहेंगे, है ना, इस रेस्ट में लाने में थोड़ा ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा। लेकिन इस बेचारे का प्लास्टिक वाले का मास क्या है, कम है, तो प्लास्टिक वाले का मास कम है तो इसे रेस्ट में लाने में ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत बेचारे रेस्ट में जाएगा क्योंकि इस बेचारे का इनर्शिया कम है ना। तो इसी से रिलेटेड, है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब मान के चलो एक साइकिल है, ठीक है ना। अब साइकिल पे एक लड़का साइकिल चला रहा है, पैडल मार रहा है और पैडल मारते हुए आपके पास आ रहा है और उसको रेस्ट में लाना है, आप आराम से ला दोगे। लेकिन अगर उसी साइकिल पे दो और लड़का यहाँ पे लाद लो, है ना, एक आगे बैठ गया एक पीछे बैठ गया, उसके बाद आपके तरफ आ रहा है तो उसको आपको रेस्ट में लाने में बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई इस बार ट्रिपल लोडिंग है, मास ज़्यादा है, सामने जाओगे खुद कुचटा जाओगे, चोट वोट लग जाएगी। ओके, तो इसी से रिलेटेड, इनर्शिया से रिलेटेड, है ना। आप अब आई थिंक अब आप समझ गए होगे इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला जाता है। तो इसी से रिलेटेड अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अब यहाँ पे एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है, कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। आप आए हाथ से अपने फ्लिक किए, कार्ड तो उड़ जाएगा, लेकिन देखोगे यार ये कार्ड उड़ गया लेकिन जो कॉइन कार्ड के ऊपर रखा हुआ था ये नहीं उड़ा, है ना, ये आगे नहीं गया, वो रेस्ट में यहीं पे ग्लास के अंदर गिर गया। भाई इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखो भाई मेरे, कार्ड भी रेस्ट में था, कॉइन भी रेस्ट में था, है ना। अब कार्ड का भी इनर्शिया बोलेगा कि भाई, कार्ड का इनर्शिया रेस्ट बोलेगा कि भाई हम रेस्ट में हैं, कॉइन का भी इनर्शिया बोलेगा कि भाई हम रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। लेकिन आप आए और ज़बरदस्ती कार्ड को फ्लिक कर दिया, तो कार्ड को जब आप फ्लिक किए तो कार्ड क्या हो गया, मोशन में चला जाएगा, क्योंकि भाई इस पर आप फोर्स अप्लाई कर दिए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिए। लेकिन कॉइन क्या बोलेगा, कॉइन बोलेगा नहीं भाई हम रेस्ट में हैं, मेरा इनर्शिया यही बोलता है कि हम रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगे, और अपने इसी स्टेट को मेंटेन करने के लिए बेचारा वहीं रुक जाएगा, और जब वहीं रुक जाएगा तो हवा में तो लटक नहीं सकता, ये नीचे गिर जाएगा। ओके, एग्जाम्पल हुआ, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है ना, इनर्शिया से रिलेटेड है ना। चलिए और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे अब मान के चलो कि आप कार में बैठे हुए हो, ड्राइवर क्या किया, कार चला रहा था, अचानक से ब्रेक अप्लाई करेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कार में जब बैठे हो जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगा अचानक से, तो आप आगे की ओर झुकोगे। क्यों? क्योंकि जब आप भाई मेरे बैठे हो ना, तो बैठे हो तो आप मोशन में हो, ठीक है ना, क्योंकि कार मोशन में तो आप भी मोशन में हो। जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगा तो आपके कमर का जो हिस्सा है, क्या कमर के नीचे वाला हिस्सा है, वो तो कार के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, कार रेस्ट में आया वो भी रेस्ट में चला आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमर के इस ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या बोलेगा, भाई हम मोशन में है, हमारा इनर्शिया ये बोलता है कि हम मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे, और यही अपने इनर्शिया को मेंटेन करने के कारण वो आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, सिंपल वे में। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट आप कार में बैठे हुए या बस में खड़े भी रहते हो और अचानक से क्या होता है, एक्सेलेटर दबाता है, ड्राइवर जो होता है वो क्या होता है, एक्सेलेटर को दबाता है, स्पीड को बढ़ा देता है। तो आप क्या देखोगे कि आप पीछे की ओर झुकोगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही बस रेस्ट में था या कार रेस्ट में था और अचानक से मोशन में आ गया, तो जब कार रेस्ट में था तो आपका पूरा का पूरा शरीर रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही कार मोशन में आ गया तो कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है वो तो भाई बस या कार के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, वो मोशन में आया कार या बस, तो आप भी मोशन में चले जाओ, वो भी मोशन में चला जाएगा। लेकिन कमर के ऊपर वाला हिस्सा क्या बोलेगा, नहीं भाई हम रेस्ट में थे, हम अपना इनर्शिया को मेंटेन करना चाहेंगे, है ना, और रेस्ट में थे तो रेस्ट में ही रहेंगे, वो मोशन में नहीं आना चाहेगा, और उसी को क्या करेगा, वो मेंटेन करने के लिए भाई वहीं पे रहना चाहेगा, जिसके कारण उसे पीछे की ओर झटका लगता है। ओके, तो ये बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल है, ठीक है ना। ये हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड। अच्छा अब देखिए, अब ये खिलौना है, अब खिलौने के तो आराम से ढकेल दे रहा है ना, खिलौने को आराम से ये पुश कर ले रहा है, लेकिन रियल कार को पुश करने में बहुत ज़्यादा मशक्कत होगी। क्यों? क्योंकि इस केस में इसका मास कम है तो इनर्शिया भी कम है, आराम से हो जाएगा पुश, लेकिन इससे पुश करने में हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई मास ज़्यादा, इनर्शिया भी ज़्यादा है, ये अपने रेस्ट को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा ये रहेगा, इसके पास इनर्शिया रहेगा, इसे आपको मोशन में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो सारे एग्जाम्पल्स को तो हम लोग कवर कर नहीं सकते हैं, वो तो आप कॉमन सेंस से अप्लाई कर लोगे, मुझे पता है आप उस लायक हो, अगर आप इस चैनल पे हो तो आप उस लायक बिल्कुल हो कि थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा सकते हो।
तो हम क्या करें और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपकी कोई कारपेट है, अब इस कारपेट पे आप डंडा मारोगे तो जाहिर सी बात है आप ध्यान दोगे कि इससे धूल निकलता है। भाई धूल क्यों निकलता है? जितना डंडा मारोगे ना उतना ही धूल निकलते रहेगा, हवा में उड़ते रहेगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे आप ध्यान दो। अब ये कारपेट है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो गंदगी होगी ना, तो जब कुछ ना कुछ गंदगी होगी तो जाहिर सी बात है इस पर धूल रहेगी। तो धूल रहेगी तो जैसे ध्यान दो, अब ये कारपेट है, इस पर क्या है हमारा भाई, ये धूल इस तरह से लगा हुआ है, धूल जमा हुआ है। अब आप कहीं से आए, ठीक है ना, आप क्या किए, कहीं से आए और इस पर क्या किए, डंडा मारे। जैसे ही आप इस पर डंडा मारोगे, जैसे ही क्या किया आप डंडा मारोगे तो क्या होगा, ये जो कारपेट का जो सरफेस है ये टू एंड फ्रो के मोशन में वाइब्रेट करने लगेगा, है ना, ये ऊपर नीचे इस तरह से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा। लेकिन ये तो मोशन में है, मोशन में आ गया, क्यों? क्योंकि आप डंडा मारे कारपेट पे। लेकिन जो धूल है, धूल का इनर्शिया क्या बोलेगा, नहीं भाई हम रेस्ट में थे, रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, और ये अपने इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, इस कारपेट को छोड़ देगा। और जैसे ही कारपेट को छोड़ेगा तो हवा में डिफ्यूज होगा और इधर 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 उधर उड़ने लगेगा। तो जाहिर सी बात है ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, ये इनर्शिया से ही रिलेटेड है। चलिए एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो हम एक और एग्जाम्पल हम क्या देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट जैसे अब पेड़ है, तो पेड़ पे फल यहाँ पे लगा हुआ है ना। अब पेड़ पे यहाँ पे ऐसे फल लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे हमको सर्कल बनाने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, क्योंकि हाँ एक मिनट, इसको थोड़ा सा फिर से हम थोड़ा क्लियर इमेज बनाते हैं ताकि आपको भी पढ़ने में अच्छा लगे। उतना भी बढ़िया इमेज तो बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि सपोज दैट ये पेड़ है, अब पेड़ पे ऐसे करके यहाँ पे फल लटका हुआ है। ओके, अब जैसे ही हवा बहेगी तो ये पूरा का पूरा डाल क्या करेगा, मूव करेगा। हवा बहेगी, पूरा का पूरा डाल इधर से इधर क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि हवा बह रही है। लेकिन भाई मेरे ये जो है इसके पास कुछ ना कुछ मास है ना, जब मास है तो जाहिर सी बात है इनर्शिया भी है फल में, है ना। तो फल का इनर्शिया क्या बोलेगा, नहीं भाई हम रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। और डाल बोलेगा कि नहीं हम तो भाई हवा बह रही है, हम तो पूरा झूलेंगे, इधर से उधर झूलेंगे। और ये बोला कि नहीं भाई हम रेस्ट में है, तो अपनी इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से कट हो जाएगा और फल जमीन पे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड, इनर्शिया से रिलेटेड, और बहुत सारे दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं, आप खुद से इमेजिन कर लेना। ठीक है ना, ज़्यादा इसमें ज़्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो अब हमें पढ़ना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो हम समझ गए। अब हमें पढ़ना है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब बात ये है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने और समझने के लिए एक टर्म आती है, उसे हमें समझना होगा। और वो टर्म क्या है, तो वो टर्म हमारा है मोमेंटम, है ना। अगर हम मोमेंटम को अच्छे से समझ लिए, अगर हम मोमेंटम को बहुत अच्छे से समझ लिए तो बहुत ही प्यार से हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझ लेंगे। तो चलिए पहले मोमेंटम को समझते हैं। तो भाई मोमेंटम को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या होगा, इसके पास कुछ ना कुछ मास है और मोशन में तो वेलोसिटी भी है। इन दोनों को प्रोडक्ट को अगर इन दोनों के हम क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों का प्रोडक्ट निकाल दिए, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिए, तो जो रिजल्ट में मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम इक्वल टू क्या हुआ हमारा, मास एंड वेलोसिटी। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मास का ऐसा यूनिट होता है भाई मेरे केजी। जाहिर सी बात है आपको पता भी होगा कि मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, सॉरी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकेंड। तो जाहिर सी बात है मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। सॉरी ये बाई बेकार के हम दे दिए थे, यहाँ पे बाई नहीं देना चाहिए था। एक्चुअली में क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोला जाता है, फिर से हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, ये जो बीच में गलती हो गई थी इसे सुधारा जा सके। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई मेरे, तो मास का ऐसा यूनिट होता है केजी। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा केजी। और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो जाहिर सी बात है कि
मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। अब बोलोगे वेट, आप इतना भाषण दे दिए मोमेंटम के बारे में यार, समझ में तो कुछ आया नहीं, खाली बोल दिया आप मास इंटू वेलोसिटी वगैरह वगैरह ब्लैब 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 ब्लैब। कोई बात नहीं, इसे अब समझते हैं। चलिए अब समझते हैं। अगर आपको मोमेंटम अच्छे से समझ में ना आए तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अंदर कितना मोशन है ना, कितना मोशन, वो कितना क्षति कर सकता है, किसी चीज़ को कितना बिगाड़ सकता है, किसी काम को कितना भाड़ सकता है ना, कितना चोट पहुंचा सकता है। अगर आप इस तरीके से समझोगे तो मोमेंटम आपको समझ में और अच्छे से बेहतर समझ में आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोमेंटम डिपेंड करता है मास पे और वेलोसिटी पे। तो पहले हम लेके चलते हैं मास। अब मान के चलते हैं एक बॉल है, एक ड्यूज का बॉल है और दूसरे प्लास्टिक का बॉल है। खेल खेल में अगर आपको चोट लगेगी, ठीक है ना, तो अगर आपको ड्यूज वाले बॉल से अगर चोट लगेगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा चोट लगेगा, और प्लास्टिक के बॉल से अगर आपको चोट लगेगी तो कम चोट लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि ड्यूज का जो बॉल है उसका मास ज़्यादा होता है, और मास ज़्यादा होता है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा तो नुकसान ज़्यादा होगा, और प्लास्टिक के बॉल में मास कम होता है तो मोमेंटम कम होता है तो नुकसान भी कम होगा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक बड़ा सा पत्थर है, एक छोटा सा पत्थर है ना। अब इन दोनों से किसी को आप क्या करोगे, इसे इसे खींच के मारोगे, है ना। इन दोनों से किसी चीज़ को आप चोट पहुंचाओगे, इन दोनों से तो ज़्यादा चोट किससे पहुंचेगा? बड़े वाले से पहुंचेगा। क्यों भाई? क्योंकि बड़ा वाले पत्थर में मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा है तो नुकसान भी ज़्यादा करेगा। छोटे वाले पत्थर में मास कम है तो मोमेंटम भी कम है तो नुकसान कम करेगा। और भी बहुत सारे दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं, आपको अपने कॉमन लाइफ से रिलेटेड इस तरह से लेकर आप डिफाइन कर सकते हो दोनों इन सब चीज़ों को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब ये सड़क है, ठीक है। अब सड़क पे भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाए, अब एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ कार से, दूसरे का एक्सीडेंट हो गया ट्रक से, बड़ा सा ट्रक से, है ना। तो ज़्यादा नुकसान कौन करेगा? कार वाला से या ट्रक वाला? जाहिर सी बात है ट्रक वाला बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि ट्रक में मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा है। देखो ट्रक में क्या है, मास ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा है तो ज़्यादा नुकसान करेगा। लेकिन कार में मास कंपेरेटिवली कम है तो इसलिए कम नुकसान करेगा, है ना। अब मान के चलो किसी एक का टक्कर हुआ, है ना, एक कार मतलब एक ट्रक से, जो कि ट्रक खाली था, है ना, और एक दूसरे का ट्रक से ही हुआ, लेकिन इस बार ये जो ट्रक है ये भारी है। कहने का मतलब ये है कि ये भरा पड़ा है, बहुत सारा सीमेंट का बोरा यहाँ पे लदा हुआ है। अब इन दोनों से किसी का टक्कर होता है तो किस कौन सा ज़्यादा नुकसान करेगा? जाहिर सी बात है जिस पे माल लदा हुआ है, जिस पे सामान लदा हुआ है सीमेंट वगैरह से रिलेटेड, ये ज़्यादा नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नुकसान करेगा। इस केस में मास कम है तो मोमेंटम कम है तो नुकसान भी कम करेगा। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे अब आपके अगल बगल कोई बंदा के भैया के पास, चाचा ताऊ के पास कोई ना कोई बाइक होगा, है ना। सपोज दैट एक बाइक है 100 सीसी का, एग्जाम्पल के तौर पे स्प्लेंडर। अब स्प्लेंडर से कोई एक लड़का चला रहा है स्प्लेंडर और आपको धक्का लगा दिया, तो उस केस में ज़्यादा नुकसान होगा, या फिर एक स्प्लेंडर है जिसपे 3 लड़के बैठे हुए हैं। कितने लड़के हैं? 1 2 और 3, ट्रिपलिंग बैठे हुए हैं। हालांकि ये तो इलीगल है, लेकिन बस एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल रहे हैं कि ट्रिपलिंग बैठे हुए हैं और तब जाके आपको धक्का लगाए, तो किस पे ज़्यादा नुकसान होगा? तो जाहिर सी बात है इस केस में ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपलिंग में ज़्यादा मास है तो मास ज़्यादा है। अब अगर आपको टक्कर लगाएगा तो मास ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा, नुकसान ज़्यादा। लेकिन अगर कोई सिंगल बैठा हुआ है तो उस केस में क्या होगा? मास कम होगा, मास कम तो मोमेंटम भी कम, और मोमेंटम कम तो जाहिर सी बात है नुकसान भी कम होगा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, मोमेंटम से रिलेटेड। जैसे अब मान के चलो एक दौड़ता हुआ घोड़ा आपसे टकरा है ना, या कुत्ता टकरा है, और एक दौड़ता हुआ हाथी टकरा है, किससे ज़्यादा भाई नुकसान होगा? जाहिर सी बात है हाथी से टकराओगे भाई चूर चूर हो जाओगे, है ना। कैसे? क्यों? क्योंकि हाथी के पास मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा है दैट मीन्स मोमेंटम ज़्यादा है, और मोमेंटम ज़्यादा है तो नुकसान भी वो ज़्यादा करेगा। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है ना। चलिए अब हम और एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज दैट अब एक ट्रेन है, एक ट्रेन का स्पीड बहुत कम है ना, और एक बाइक है उसका भी स्पीड बहुत कम है, दोनों का सेम स्पीड है। लेकिन ट्रेन से अगर टकराओगे तो शायद बचने का चांस भी नहीं है, लेकिन बाइक या कार के केस में बचने का चांस है अगर स्पीड बहुत कम है तो। क्यों? क्योंकि ट्रेन के पास बहुत ज़्यादा मास है
और चूंकि ट्रेन के पास बहुत ज़्यादा मास है तो मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा है ना, तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन कार या बाइक के पास कंपेरेटिवली बहुत कम मास है, तो मास बहुत कम है तो इसलिए नुकसान भी बहुत कम होगा। तो ये तो होगा हम मास को लेकर समझे, है ना, मास को उठाएं और इसे हम अच्छे से समझ लिए। अब हम मास को तो हम समझ लिए, अब हमें देखना है वेलोसिटी के बारे में। ओके, तब हम देखेंगे वेलोसिटी के बारे में। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज़्यादा होगा तभी मोमेंटम ज़्यादा होगा, तभी ज़्यादा नुकसान करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब अगर आप क्रिकेट खेलते हो, अब कोई स्पिनर है, अब स्पिनर के बॉल से आपको सर पे लग जाता है ना, तो क्या होगा, शायद ज़्यादा कुछ खास नुकसान नहीं होगा। अगर आप हेलमेट पहने हुए हो तो भी कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा पेसर है ना, डेल स्टेन जैसा, ब्रेटली जैसा, शोएब अख्तर जैसा, मतलब आई मीन बहुत कोई पेसर है, बहुत ही हाई स्पीड के साथ आपको मतलब बॉल फेंका, है ना, थ्रो किया, उस केस में अगर आपको चोट लगेगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। अगर हेलमेट नहीं पहने हुए रहोगे तो सर भी फट सकता है। जैसे देखो यहाँ पे सर फटा हुआ है ना इस बंदे का, तो इस तरह से हो सकता है। क्यों? क्योंकि पेसर का जब बॉल बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में फेंकेगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा, ज़्यादा नुकसान करेगा। लेकिन स्पिनर जब बॉल फेंकेगा तो उस केस में वेलोसिटी कम होगा तो मोमेंटम भी कम होगा तो नुकसान भी कम होगा। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे अब एक बॉल है, दो है ना, एक पत्थर है, सॉरी दो पत्थर है, दोनों का मास सेम है। एक को बहुत ही हाई स्पीड के साथ हम हिट किए किसी शीशे पे, एक को बहुत ही कम स्पीड के साथ हिट किए शीशे पे, तो जाहिर सी बात है हाई स्पीड वाला ज़्यादा नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास भाई वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा है, वो ज़्यादा नुकसान करेगा। लेकिन इस केस में, दूसरे वाले पत्थर के केस में मोमेंटम कम होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कम है तो मोमेंटम कम है तो नुकसान भी कम करेगा, है ना। अब और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अब एक कोई हाई स्पीड कार है, उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, है ना, और एक लो स्पीड कार है जिसका स्पीड बहुत कम है, उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, और दोनों का मास अगर सेम है तो नुकसान ज़्यादा हाई स्पीड में होगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा है, ज़्यादा नुकसान करेगा, है ना। और दूसरे वाले केस में स्पीड कम है, डेट मीन्स वेलोसिटी कम है, तो मोमेंटम भी कम होगा तो नुकसान भी कम करेगा, है ना। अब ये गोली है, अब इतना ही बड़ा पत्थर से हम हाथ से पत्थर उठाएं इतना ही बड़ा और लेके किसी को मारे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि बहुत ही कम मास होता है ना। लेकिन अगर यही गोली को बंदूक में डालकर अगर फायर किया जाए और सामने वाले को अगर मारा जाए तो शायद आर पार हो जाए, खोपड़ी चीर जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, देख रहे हो ना 400 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। और जब वेलोसिटी बहुत बहुत ज़्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना, तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा करेगा। हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास भी ज़्यादा है और वेलोसिटी भी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा बॉस, है ना। एक लास्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखो, अब कोई जूडो कराटा वाला है ना, अब जूडो कराटा रहे या जो भी रहे यार, मार्शल आर्ट से रिलेटेड रहे, कुछ भी रहे, अब इन भाई साहब को देखोगे तो ये क्या करते हैं, बहुत सारा ऐसे पत्थर रखा हुआ है ना, और पत्थर रखा हुआ, अब वो क्या करेंगे, वो हाथ से एक बार मारेंगे और सारा का सारा पत्थर टूट जाएगा। हम लोगों से तो होगा नहीं, है ना। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो, हाथ तो जैसा भगवान इसको दिया वैसा हम लोगों को भी दिया, लेकिन बात यह है कि ये क्या करता है कि ये क्या करेगा कि बहुत ही हाई स्पीड के साथ मारेगा, यानी कि मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई रखेगा। अब जानते हो कि मोमेंटम में मास होता है और वेलोसिटी होता है, तो मास पे तो ये ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ वेलोसिटी पे तो करेगा ना। तो बहुत ही हाई स्पीड से मारता है, वेलोसिटी इतना ज़्यादा हाई रखता है कि मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई रहता है और सब टूट जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भी ट्राई करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे हाथ टूट सकता है या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, चोट भी लगेगा, हम लोग तो टूटेगा भी नहीं। रीजन ये है कि हम लोग यहाँ से सपोजिट यहाँ तक तो हाथ लाएंगे, लेकिन यहाँ डर के मारे ना हाथ हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट मोमेंट पे बहुत ही स्लो हो जाएगा और हम लोगों से कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, खैर ये बात की बात है। तो आई थिंक अब आपको मोमेंटम समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू मीन बाय मोमेंटम। मोमेंटम क्या है भाई? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एसआई क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। जितना ज़्यादा नुकसान जो करेगा मोमेंटम उसका उतना ही ज़्यादा हाई होगा। ओके, तो मोमेंटम डिपेंड करेगी किस चीज़ पे? मास पे और वेलोसिटी पे। क्लियर है? अब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने लायक हो गए, है ना। अब हम बहुत ही प्यार से न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ सकते हैं और इसके एप्लीकेशन को भी हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हमें बस छोटा सा एक एग्जांपल को समझना होगा। अब हम क्या देखेंगे?
सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब क्या किए, आप इस पर फोर्स अप्लाई किए, तो जाहिर सी बात है अगर पहले ये रेस्ट में था तो क्या हो जाएगा, ये मोशन में आ जाएगा। अगर अब ध्यान दीजिए, अब आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है इसमें वेलोसिटी थोड़ा सा ही बढ़ेगा, बहुत ही कम वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ेगा। अगर फोर्स आप ज़्यादा अप्लाई किए तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, बहुत ही हाई स्पीड के साथ ही आगे बढ़ेगा। डेट मीन्स व्हाट, आपके फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा इसका वेलोसिटी। अगर आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करोगे तो इस पर वेलोसिटी ज़्यादा होगा, अगर आप फोर्स कम अप्लाई करोगे तो इस पर वेलोसिटी कम होगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है, अब वेलोसिटी किस चीज़ पे, अब वेलोसिटी पे ही तो डिपेंड करता है मोमेंटम। यानी कि अगर आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करोगे तो इसका मोमेंटम में ज़्यादा चेंजिंग आएगी, है ना। अगर आप फोर्स कम अप्लाई करोगे तो मोमेंटम में कम चेंजिंग आएगी। अब बोलोगे वेट, अब समझ में नहीं आया, चलो इसे एक बार और देखते हैं, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, है ना, कुछ ना कुछ मास होगा। सपोज डेट मास है 1 kg, मास कितना है, 1 kg, ओके। और इसके अब ये क्या था, अब ये रेस्ट में था, तो रेस्ट में था तो जाहिर सी बात है इसका मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम भी जीरो। अब हम फोर्स अप्लाई किए, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किए तो इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ बढ़ा, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम भी बढ़ गया, है ना। लेकिन अगर फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। डेट मीन्स व्हाट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे मोमेंटम में उतना ही ज़्यादा चेंजिंग आएगा। यानी कि हम इसी बात को इस तरह से लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो भी मोमेंटम के रेट में चेंजिंग आएगा, है ना, ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, जो आप फोर्स अप्लाई किए हो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई किए तो मोमेंटम में ज़्यादा चेंजिंग आएगा, फोर्स अगर आप कम अप्लाई किए तो मोमेंटम में कम चेंजिंग आएगा। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे एक मैथमेटिकल टर्म में हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे या प्रोपोर्शनल टू लिखेंगे, मतलब बोलेंगे तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, है ना। कैसे, क्यों, क्योंकि हम जान रहे हैं कि फोर्स अगर ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम में भी ज़्यादा चेंजिंग आएगा, अगर फोर्स आप कम अप्लाई करोगे तो मोमेंटम में भी कम चेंजिंग आएगा। तो हम लिख सकते हैं फोर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम भाई इसका मतलब क्या हुआ, तो चलो एक बात ध्यान देते हैं। सपोज डैट कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक मिनट इसे हम इरेज कर लेते हैं ताकि ज़्यादा ताम झाम ना हो, ये तो फालतू का ऐसे ही हम ड्रॉ कर दिए हैं, तो काम की बात तो अब होगी। तो सपोज दैट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, जिसका मास क्या है हमारा, m है मास, ओके। और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ये है u, यानी कि उस वक्त का जो वेलोसिटी होता है वो क्या है हमारा u, हो सकता है 2 मीटर पर सेकेंड, हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड, डजंट मैटर। तो कुछ ना कुछ इसके पास मास है और कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अब हम क्या किए, इस पे फोर्स अप्लाई किए F। क्या हम फोर्स अप्लाई किए भाई मेरे, इस पे फोर्स अप्लाई किए हम F, ओके। तो जैसे ही हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके मोमेंटम में चेंजिंग आएगा, और भाई जब वेलोसिटी में चेंजिंग आया तो जाहिर सी बात है मोमेंटम में चेंजिंग आएगा। तो मास जो पहले था m, वो मास तो m के m ही रह जाएगा, चेंजिंग किस चीज़ में आएगा, वेलोसिटी में, या तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। तो u से मान के चलते हैं इसका वेलोसिटी हो गया v। तो यहाँ पे जो हम लिखे हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, मास इंटू वेलोसिटी m इंटू वी लिख दिए, माइनस इनिशियल मोमेंटम, भाई चेंज इन मोमेंटम लिख रहे हैं यानी फाइनल में कितना था उसमें माइनस करेंगे ना इनिशियल वाला, शुरू में कितना मोमेंटम था, तो शुरू में कितना मोमेंटम था, तो m इंटू यू, तो लिख दिए एम वी माइनस एम यू, अपॉन में टाइम है तो अपॉन में टी कर दिए। अब हम क्या किए, इसी को हम आगे बढ़ाए, तो ए प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। अब हम एम को ले लिए भाई मेरे कॉमन, तो जैसे ही हम m को यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, है ना, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम क्या किए, m को हम क्या किए, कॉमन ले लिए। तो जाहिर सी बात है जैसे ही हम m को कॉमन लेंगे, है ना, हम क्या किए, m को हम कॉमन लिए, तो जैसे ही हम m को कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा v माइनस यू अपॉन टी।
एम हम कॉमन ले लिए, तो एम जैसे हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, v माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी। अब ध्यान दीजिएगा, v माइनस यू अपॉन टी किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, तो जैसे ही आप पिछला चैप्टर रिकॉल करोगे, है ना, जैसे ही आप क्या करोगे, पिछला चैप्टर रिकॉल करोगे तो आपको याद आएगा कि फॉर्मूला होता है किस चीज़ का, एक्सेलरेशन का। तो v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू होता है क्या, एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, तो m और इसके जगह पे हम लिख देंगे a। देखिए ये वाला येलो कलर से लिखा हुआ है, ये भी येलो कलर से लिखा हुआ है, डेट मीन्स v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू क्या होता है, a होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एफ प्रोपोर्शनल टू m इंटू, और इसके बदले कर दिए a, m इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना रहता है। अब यहाँ पे वो कांस्टेंट नंबर है k, और यहाँ पे लकली k का वैल्यू भी होता है 1, तो इसलिए k आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि f इक्वल टू क्या हुआ, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए एक बार कि फोर्स इक्वल टू क्या हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स इक्वल टू हो गया हमारा क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। आई थिंक अभी अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम क्या देखें, तो हम देखें क्या कि भाई जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अप्लाइड फोर्स। फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो मोमेंटम में ज़्यादा चेंजिंग आएगी, फोर्स अगर कम अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम में कम चेंजिंग आएगी। इसी चीज़ को हम लिख दिया कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, एम को ले लिए कॉमन तो वी माइनस यू अपॉन टी हो जाता है एक्सेलरेशन। तो ये प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम यहाँ से कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किए जिसका वैल्यू होता है 1, है ना, कैसे मल्टीप्लाई किए जिसका वैल्यू होता है 1, फिर एफ इक्वल टू हो गया एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ध्यान दीजिएगा, अब फोर्स का एसआई यूनिट की अगर बाय द वे बात करें तो मास का एसआई यूनिट होता है केजी। मास का एसआई यूनिट क्या होता है भाई, केजी। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी फोर्स का एसआई यूनिट क्या हुआ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बार बार केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बार बार तो हम बोलते नहीं रहेंगे, तो इसलिए इसको सिंपल वे में हम बोल देते हैं न्यूटन। यानी कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या हुआ, न्यूटन, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हुआ कि भाई ये हम पढ़ रहे हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा रियल लाइफ में, कुछ इसका यूज तो होना चाहिए ना। तो इसका यूज हम अब देखेंगे, यानी कि न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कॉमन लाइफ में क्या यूज होगा उसको हम देखेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसे अब देख रहे हो फॉर्मूला में, पहले देखो फॉर्मूला में क्या देख रहे हो कि ए प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये टाइम कहाँ पे है, ये टाइम डिनोमिनेटर में है। और आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नंबर है, सपोज एक नंबर हम लिखे 2/3, क्या लिखे हम 2/3, तो अगर हम डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाएं तो जाहिर सी बात है ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, कम होगा। जैसे 2/3 है, अब 2 बाई हम कर दिए 30, तो जाहिर सी बात है ओवरऑल वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 2/300 और कम हो गया ओवरऑल वैल्यू। यानी डिनोमिनेटर को अगर हम बढ़ाते चले जाएं तो ओवरऑल वैल्यू क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ओवरऑल वैल्यू क्या होते जाता है, कम होते जाता है ना। तो अब इसी चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम टाइम को बढ़ा दें, है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर टाइम को हम घटा दें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में को हम बढ़ाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू घट जाएगा, और डिनोमिनेटर को घटाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं। अब देखते होंगे कि कोई एक क्रिकेटर है, जब वो कैच करता है, बॉल को कैच करता है, तो अपने हाथों को इनिशियली थोड़ा सा पीछे ले जाता है। अब भाई पीछे क्यों ले जाता है, रीजन ये है कि अगर सपोज दैट ये हाथ को पीछे नहीं ले गया, बॉल यहाँ पे आई और बॉल आने के बाद यहीं क्या है वहीं पे हाथ रख दिया, तो ये जो टाइम लगा बॉल को रेस्ट में लाने में, ये टाइम क्या हुआ, बहुत कम लगा। और टाइम चूंकि बहुत कम लगा तो नीचे का वैल्यू बहुत कम, तो ओवरऑल वैल्यू बहुत ज़्यादा, तो फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा इस पर और हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। लेकिन यही अगर अपने हाथों को वो पीछे की ओर ले जाता है तो क्या होगा, तो जैसे ही हाथ को अपने पीछे की ओर ले जाएगा तो टाइम को क्या किया, डायलेट कर दिया, टाइम को बढ़ा दिया। जैसे ही टाइम को बढ़ा दिया तो डिनोमिनेटर का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अच्छा का मतलब आई थिंक ठीक ठाक बढ़ गया। तो जब डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ गया तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो फोर्स का वैल्यू घट जाएगा और इससे ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे अब कोई हाई जंपर है,
अब हाई जंप पर है तो अब होगा क्या कि कोई सख्त ज़मीन पे अब ये कूदा, हाई जंप से सख्त ज़मीन पे कूदा, तो जाहिर सी बात है चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि हाई जंप पर जब सख्त ज़मीन से यहाँ पे कूदेगा, जंप करेगा, यहाँ पे आएगा, तो जाहिर सी बात है इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, क्योंकि ये मोशन में आ रहा है और अचानक से ज़मीन पे आके टकराया, तो मोमेंटम अचानक से जीरो हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के केस में, इस केस में टाइम क्या होगा, बहुत बहुत कम होगा, और चूंकि टाइम बहुत कम होगा तो जाहिर सी बात है फोर्स बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना। फोर्स क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू देखिए नीचे है ना, तो टी का वैल्यू नीचे है तो फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और चोट बहुत ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर यही गद्दे पे कूदे या बालू पे कूदे, तो अगर ये गद्दे पे जंप करेगा तो क्या होगा, ये सरफेस है, इस सरफेस पे यहाँ तक जंप किया, उसके बाद ये सरफेस यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ तो टाइम डायलेट किया, और चूंकि टाइम डायलेट किया तो इसलिए एक्सेलरेशन को मोमेंटम को जीरो होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, और टाइम के वैल्यू के नीचे टी का वैल्यू ज़्यादा तो ओवरऑल वैल्यू कम, तो बहुत कम लगेगा। और यही रीज़न है कोई भाई अगर पानी में कूदता है तो चोट नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि उसे टोटली रेस्ट आने में यानी मोमेंटम को जीरो तक आने में टाइम डायलेट कर जाता है, टाइम बढ़ जाता है, और नीचे का वैल्यू ज़्यादा तो ओवरऑल वैल्यू कम, तो पानी में कूदने में चोट नहीं लगेगी, है ना। यही रीज़न है कि हमें सीट बेल्ट पहन कर रहना चाहिए। अब भाई सीट बेल्ट पहनने से क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि अब सपोज डेट, अब मान के चलो अब कोई कार है, सीट बेल्ट आप नहीं पहने हुए हो, अचानक से सामने से कहीं से क्या हो जाए, टकरा जाएगा, तो सर क्या होगा, डायरेक्ट कार के किसी भी कार के पार्ट पे जाकर टकराएगा, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट हिट होगा। डायरेक्ट हिट होगा तो टाइम बहुत कम लगेगा, और टाइम चूंकि बहुत बहुत कम लगेगा इसीलिए चोट भी बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि नीचे का वैल्यू कम तो ओवरऑल वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप सीट बेल्ट पहने हो तो सीट बेल्ट पहने हो तो उस केस में क्या होगा, टकराने के दौरान सीट बेल्ट हल्का सा फ्लेक्सिबल होता है तो टाइम को बढ़ा देगा। टकराओगे तो आप सीट बेल्ट पहनने के बाद भी, हाँ बाहर नहीं फेंकाओगे ये तो अलग बात है, तो टकराओगे नहीं, सॉरी टकराओगे तो सीट बेल्ट पहनने के बाद भी, लेकिन इस केस में टाइम बढ़ जाएगा, और चूंकि टाइम बहुत मतलब टाइम कुछ थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो टाइम बढ़ने के लिहाज से क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा यानी नीचे का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो नीचे का वैल्यू बढ़ जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगा, तो इसलिए चोट कम से कम लगेगी। यही रीज़न है कि हमें सीट बेल्ट हमेशा पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगा के चलना चाहिए अगर जब भी आप फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हो या उस पर हो, तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें, है ना। आखिर हमारी सुरक्षा कौन करेगा, खुद से ही करोगे ना, दूसरा कोई तो आएगा नहीं। तो ये हो गया, तो ये हुआ हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम देखेंगे हमारा ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप यकीन मानो सबसे आसान है, इतना आसान है कि कुछ कोई हद हिसाब नहीं है एकदम, मतलब आई मीन कोई भी बच्चा अगर जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं मतलब कि एक बार भी पढ़े हुए हो तो उसको तीनों लॉ में कुछ आए ना आए ये थर्ड वाला तो जरूर ही बोल देगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग भी पहली बार पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लें ताकि हमें भी याद रहे, फ्यूचर में कभी भी अगर कोई पूछे तो बहुत आसानी से बता सकें। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हो तो जिस चीज़ पे आप फोर्स अप्लाई करोगे वो भी आप पे फोर्स उतना ही अप्लाई करेगा, इक्वल एंड अपोजिट करेगा, यानी जितना आप एक्शन करोगे उतना ही आपको रिएक्शन भी मिलेगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई जाहिर सी बात है किसी के गाल पे अगर एक थप्पड़ लगाओगे तो उसके गाल को चोट लगेगी ही, लेकिन साथ ही आपके हाथ को भी तो चोट लगेगी, है ना। बस वही सा फंडा है। जैसे अब यहाँ पे कोई स्केटिंग करने वाला शू है पहने हुए कोई लड़का आया, अब दीवार को ढकेल रहा है, तो जाहिर सी बात है दीवार भी इसको पीछे क्यों ढकेल देगी, अगर ये आगे क्यों ढकेलेगा तो क्या होगा, अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल हुआ, जितना ये फोर्स अप्लाई किया दीवार पे, दीवार भी इसको इस पर लगाएगा फोर्स, और अपोजिट लगाएगा तो देखिए पीछे क्यों ढकला गया, है कि नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये फनी टाइप पिक है कि ये क्या कर रहा है, ये सांड है या बैल है जो भी रहे, अब इस बैल को ये खींच रहा है तो बैल भी इसको खींच रहा है, यही होता है भाई न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। खैर वो बात की बात है, ये तो बस ऐसे ही है। तो अब देखो तो हमेशा क्या होगा, तो आप जब भी देखोगे तो जैसा आप एक्शन करोगे वैसा ही आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। अब देखो अब बोलोगे आप वेट, अभी भी हमको समझ में नहीं आया यार, आप क्या क्या बोल दिए, स्केटिंग शू, ये गाय भैंस बैल कर दिए, समझ में आया नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम आए हैं समझ ही जाओगे।
तो चलो देखते हैं। अब कोई आदमी चलता है जमीन पे, भाई कैसे चलता है? तो कोई आदमी जब चलता है या दौड़ता है तो वो क्या करता है, अपने पैर से जमीन को पीछे की ओर ढकेलता है। तो चूंकि जमीन को पीछे की ओर ढकेला तो ये एक्शन हुआ, तो रिएक्शन के रूप में क्या करेगा, तो जमीन भी इसको आगे की ओर ढकेल देगी और ये आगे आगे बढ़ जाएगा। अब कोई जंप करता है तो क्या करता है, जमीन को नीचे की ओर ढकेलता है, तो जमीन क्या करेगी, रिएक्शन के रूप में आदमी को भी ऊपर की ओर ढकेल देगी, है ना। इस तरह से आदमी जंप करता है। अब मान के चलो कोई स्लिपरी सरफेस है, अब इस पर अच्छे से आदमी नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि इससे जमीन को आप पीछे पीछे की ओर प्रॉपरली आप ढकेल ही नहीं पाओगे। जब जमीन को आप पुश ही नहीं कर पाओगे तो रिएक्शन के रूप में जमीन भी आपको नहीं पुश कर पाएगी, तो अच्छे से नहीं चल पाएगी, है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब एक स्विमर है, वो क्या करता है, हाथ से पानी को काट के पीछे की ओर करता है, तो रिएक्शन के रूप में क्या करती है, क्या होता है, पानी भी इसको आगे की ओर ढकेल देती है। ये पानी को पीछे ढकेल रहा है तो रिएक्शन के रूप में पानी भी इसको आगे ढकेल दे रही है। यही तो होता है भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही फोर्स अप्लाई आप पे भी हो जाएगा, उतना ही रिएक्शन आपको होगा, है कि नहीं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। जैसे अब ये नाव है, अब इस नाव पे चप्पू चलाया जाएगा, तो चप्पू चलाते वक्त क्या किया जाता है, चप्पू से ये जो नाव है इस चप्पू से पानी को पीछे की ओर ढकेला जाता है, तो रिएक्शन के रूप में पानी भी नाव को क्या करेगी, आगे की ओर ढकेल देगी, है ना। उसी तरह से अब ये होसरेल है ना, फायर ब्रिगेड वाले ये हैं भाई साहब। अब ये आग बुझा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब ये पाइप से पानी आगे की ओर ढकेला रहा है तो पानी भी जाहिर सी बात है इस पाइप को पीछे की ओर ढकेलेगी। यही रीजन है कि एक आदमी से ये नहीं संभलता। आप देखोगे कभी वीडियो अगर देखोगे तो 2-3 आदमी इस हॉसरेल को पकड़े हुए रहते हैं ताकि अच्छे से बैलेंस रहे। ठीक उसी तरह से अब ये बलून है, अब इस बलून में हवा भर के फिर छोड़ देंगे, देखोगे बलून ऐसे ऐसे उड़ के इधर उधर करते रहेगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जब जो बलून है, बलून इसके अंदर जो भी हवा भरा हुआ था इसको पीछे ढकेल रही है, तो हवा भी क्या करेगी, इससे आगे क्यों ढकेल देगी। अरे भाई इसी बेसिस पे तो रॉकेट काम करता है, रॉकेट का इंजन काम करता है। रॉकेट का इंजन कैसे काम करेगा, ये जो धुआं है ये रॉकेट क्या करेगा, अब इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, है ना। हाइड्रोजन के तौर पे फ्यूल, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, वो बात की बात है, जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे कि भाई इसके अंदर क्या हो रहा है, किस तरह का कंबसन हो रहा है। लेकिन अभी के लिए इतना ही जानो कि रॉकेट जो है इस धुएं को पीछे क्यों ढकेल रहा है, तो रिएक्शन के रूप में धुआं भी इसको आगे क्यों ढकेल दे रही है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ठीक उसी तरह से अगर आप राइफल से गोली चलाओगे तो गोली तो आगे की ओर जाएगा ही जाएगा, लेकिन रिएक्शन के रूप में आपको भी पीछे की ओर झटका लगेगा, है ना। तो खैर ये यही सब बात है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम क्या देख रहे हैं कि एवरी एक्शन ऑफ अ फोर्स गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी चीज़ पे एक्शन लगा रहे हो तो आप पे भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। अब बोले कि वेट, अब इस बात का क्या प्रूफ है कि इक्वल ही रहेगा, तो चलिए कोई बात नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस लेंगे। एक स्प्रिंग बैलेंस और एक और स्प्रिंग बैलेंस, इस तरह से हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। उसके बाद दूसरे वाले स्प्रिंग बैलेंस को खींचो, आप क्या पाओगे कि जितना मेजरमेंट फर्स्ट वाले स्प्रिंग बैलेंस में मिल रहा है उतना ही मेजरमेंट आपको सेकंड वाले में स्प्रिंग बैलेंस में मिल रहा है। जिससे क्या प्रूफ हो रहा है कि भाई जो भी आप एक्शन कर रहे हो उसका इक्वल रिएक्शन मिल रहा है एंड अपोजिट रिएक्शन मिल रहा है। ओके, तो यही हो गया हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम इतना अब आशा कर सकते हैं, है ना, उम्मीद कर सकते हैं कि आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद हम अब सबसे लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, और वो टॉपिक क्या है, तो वो टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझते हैं, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है कि मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, है ना, और ना ही हम कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि मोमेंटम क्या होगा, तो भाई बस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगा। ओवरऑल ना तो हम कभी क्रिएट कर पाएंगे और ना ही हम कभी इसे डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सपोज दैट दो बॉडी है ना, एक ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है। अगर दोनों का कॉलिजन हुआ, टकराहट हुई, तो टकराहट होने के बाद जितना मोमेंटम टकराने के पहले था उतना ही मोमेंटम टकराने के बाद होगा। सिंपल सा बात है। तो टकराने के बाद पहले भाई कितना मोमेंटम था,
है ना। अब इससे हमें क्या करना होगा, तो टकराने के बाद का जितना मोमेंटम होगा दोनों का दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों को हम ऐड अप करेंगे, टकराने के पहले का टोटल मोमेंटम देखेंगे। मान लो कि चलो टकराने के पहले का मोमेंटम आया 50 यूनिट, है ना। तो टकराने के बाद का भी मोमेंटम हम देखेंगे तो क्या होगा, 50 यूनिट ही मिलेगा, है ना। तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दैट मीन्स व्हाट, मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर वन। ओके, चलिए अब इस बात को हम देखते हैं, थोड़ा सा प्रूफ टाइप देखते हैं। तो थोड़ा सा प्रूफ टाइप देखने के लिए थोड़ा सा हमें इमेजिन करना होगा। वो क्या चीज इमेजिन करनी है, तो ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और इसका इनिशियल वेलोसिटी है u1। इसका इनिशियल वेलोसिटी है u1। चलिए इसको हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ब्लू कलर का होगा तो उतना अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम पहले कलर चेंज करते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और इसका वेलोसिटी है कितना, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी है u1, है ना। और ये दूसरा जो है इसका मास है m2 और इसका इनिशियल वेलोसिटी है u2, है ना। तो देखिए इसका मोमेंटम कितना हुआ, तो टोटल मोमेंटम हो गया m1 u1 और इसका मोमेंटम हो गया m2 u2, और दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। अब टकराएगा तो जाहिर सी बात है मास जितना था उतना ही रहेगा। अगर मास m1 है तो भाई टकराने के बाद भी m1 ही रहेगा। अरे भाई 5 kg टकराने के पहले था तो 5 kg पर टकराने के बाद भी रहेगा। तो उसी तरह से मास इसका पहले m1 था तो अभी भी m1 है। अंतर क्या होगा भाई, वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी। तो वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी तो पहले कितना था, इसका वेलोसिटी कितना था u1। हम मान के चलते कि u1 से ये चेंज हो जाएगा v1 में। u1 से कितना हो जाएगा चेंज, v1 में। और इसका जो वेलोसिटी था जो था m2 का वेलोसिटी u2 था, हम मान के चलते हैं इसका जो वेलोसिटी है ये चेंज हो गया और हो जाएगा ये u2 से v2। तो टकराने के बाद का मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है टकराने के बाद का मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2 टोटल मोमेंटम। और टकराने के पहले क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2। और ये दोनों के दोनों टकराने के पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम दोनों का दोनों कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इसी बात को हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना तो चलो देखते हैं। जाहिर सी बात है अगर ये टकराएगा एक दूसरे के साथ तो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। तो हम मान के चलते हैं कि m1 पे फोर्स अप्लाई हुआ F1, m1 पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ F1, और m2 पे फोर्स अप्लाई हुआ F2। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम क्या जानते हैं कि दोनों पे जो फोर्स अप्लाई होगा इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो मान के चलते हैं कि जो F1 है इक्वल टू होगा F2, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है तो इसलिए इसके आगे हम क्या किए, ये निगेटिव सिंबल हम यहाँ पे दे दिए। ठीक है, अब हम जानते हैं F1 इक्वल टू, हम मान के चलते हैं कि एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं यहाँ पे 1 होना चाहिए इस तरह से। तो मान के चलते हैं कि पहले वाले पे जो फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे भाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में यहाँ पे प्रूफ किया ना, यहाँ पे क्या है F इक्वल टू m इंटू ए। तो हम देख रहे हैं यही चीज़ कि यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स की जगह पे हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F1 की जगह पे लिख सकते हैं m1 इंटू a1 इक्वल टू माइनस F2 है। तो F2 यानी फोर्स 2 पे कितना अप्लाई हुआ, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास है m2 और मान के चलते हैं एक्सेलरेशन हुआ a2, तो m2 इंटू a2। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। भाई फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा रिकॉल कर लो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो a क्या हुआ m1 इंटू a1, अब m1 हो गया और a1 की जगह पे क्या हो जाएगा, तो v1 माइनस u1 अपॉन टी। ठीक है ना। अब हम क्या देख रहे हैं, तो मान के चलते हैं कि टकराने में टाइम लिया था t, तो हम क्या देख रहे हैं कि मोमेंटम कहाँ से कहाँ चेंजिंग हुआ, तो m1 इंटू एक्सेलरेशन क्या हुआ, तो u1 से हो गया ये v1, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होगा एक्सेलरेशन। तो m1 इंटू क्या हो जाएगा v1 माइनस u1 अपॉन टी। उसी तरह से ये एक्सेलरेशन 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो m2 का m2 हम लिखें और a2 की जगह पे v2 माइनस u2 अपॉन टी। और भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ छोटा वाले का v2 और पहले कितना था u2, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, तो v2 माइनस u2 अपॉन टी। तो ये हो गया v2 माइनस u2 अपॉन टी। अब टी तो भाई मेरे कैंसिल हो जाएगा, टी क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो m1 इंटू वी वन हो गया माइनस
m1 इंटू u1, तो m1 u1 हो गया इक्वल टू, अब देखिए माइनस m2 इंटू वी2, माइनस m2 v2, फिर माइनस m2 इंटू माइनस u2 क्या हो जाएगा प्लस m2 u2। अब हम क्या किए, m1 v1 पहले से था, हम क्या किए यहाँ से ये जो m2 v2 है ये माइनस में था, इसको टांग के इस तरफ ले आए, है ना, उठा के इस तरफ लाए, तो क्या हो गया प्लस m2 v2। अब देखिए यहाँ पे m2 u2 तो पहले से था, तो यहाँ पे m2 u2 पहले से लिखा हुआ है। उसके आपके बाद यहाँ पे माइनस m1 u1 है, इसे हम उठाकर इस तरफ लाएं, तो माइनस से क्या हो गया प्लस में हो गया, तो m1 u1 प्लस में चला गया, तो हम क्या हुआ m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब इसी को हम क्या किए थोड़ा सा पलट कर लिख दिए, है ना, उल्टा करके लिख दिए, तो क्या हुआ LHS को RHS में लिख दिया, RHS को LHS में लिख दिया, जाहिर सी बात भाई कर सकते हैं ना। तो m1 u1 प्लस m2 u2 ये वाला लिख दिए इक्वल टू ये वाला हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब गौर करिएगा ये क्या है, यही तो है कि मोमेंटम ये टकराने के पहले का मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू बाद के टकराने का मोमेंटम है m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये टकराने के पहले का मोमेंटम हुआ, टकराने के बाद का मोमेंटम हुआ। अब यहीं पे लिखा हुआ है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो यही हो गया हमारा क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लेकिन वेट, अब ये पढ़ने का फायदा क्या हुआ यार, इतना लंबा चौड़ा थेसिस, कितना सिंपली हमें ये चैप्टर जा रहा था, इतना थेसिस देने की क्या जरूरत थी भाई, थेसिस जरूरत है, अगर आप न्यूमेरिकल बनाओगे उस वक्त काम आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब देखो, अब ये रॉकेट यहाँ पे उड़ रही है, तो रॉकेट उड़ रही है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, रॉकेट का हम स्पीड निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है भाई, जितना मोमेंटम इसके पीछे से जो धुआं निकल रहा है उसका होगा, उतना ही मोमेंटम इस रॉकेट का होगा, है ना। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे कि भाई मोमेंटम ऑफ यहाँ पे स्मोक इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द रॉकेट, और इस हिसाब से अगर कोई एक चीज़ नहीं मालूम है तो वो हमें पता चल जाएगा। अब एरोप्लेन है, इस हिसाब से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से और भी बहुत सारे आपके बुक में क्वेश्चंस रहेंगे, आप उसे एक बार बनाओ। जैसे अब ये बंदूक है ना, अब इस बंदूक से गोली को छोड़ा जाएगा, यहाँ से गोली को क्या है, यहाँ पे एक सपोज डेट एक गोली है, इसको अगर फायर किया जाएगा तो जाहिर सी बात है जितना मोमेंटम इस बुलेट का होगा उतना ही मोमेंटम गन का होगा, है ना। तो मोमेंटम गन का होगा तो इससे क्या होगा, हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, मास ऑफ द गन या मास ऑफ द बुलेट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो अननोन है तो, है ना। या फिर वेलोसिटी ऑफ बुलेट फाइंड आउट कर सकते हैं, या वेलोसिटी ऑफ, अगर बुलेट हमें पता है तो वेलोसिटी ऑफ गन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना झटका देकर ये पीछे की ओर आएगा। ठीक उसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। आपको क्या करना है, सिंपली किसी बुक को उठाना है ना, और आपको उसे एक बार बनाने का ट्राई करना है। ओके, तो अब आपका क्या होगा, तो आपका अब ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेरी हो, चाहे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ये हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम नंबर है, आप इस पर ट्राई कर सकते हो। आप इस पे जो भी क्वेरी हो आप हमें मैसेज करो। अगर ज़्यादा परेशानी हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो, हमें कोई परेशानी नहीं है आपके कॉल से, हम जब भी हैं हमेशा आपके लिए उपस्थित हैं। तो आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हो किसी तरह की इंक्वायरी के लिए, या फिर अगर आप चाहते हो कि और भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बने तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करो कि भाई हमें इस चीज़ के लिए चाहिए, तो ये वीडियो हम आपके लिए मुहैया कराएंगे। आपके हर एक टॉपिक के लिए हम और हमारी टीम हमेशा रेडी है, इस प्रकाश क्लासेस हमेशा आपके लिए रेडी है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो और अच्छे से बेहतर करो। थैंक यू सो मच।